वृत्ति, जैसे अंतःकरण की वृत्ति वैसे काल की वृत्ति। शब्द समझ में आ रहा है? काल की वृत्ति। पहले बोल लो वृत्ति। हाँ, इसके बाद ये पूछना चाहिए कि वृत्ति माने क्या। वृत्ति माने प्रवाह। हाँ? वृत्ति माने प्रवाह। जैसे पानी ढलान में नीचे की ओर बहता है, वो एक प्रवाह है। और प्रकाश भी प्रवाहित होता है, लेकिन केवल नीचे की ओर नहीं है। प्रकाश ज़्यादा करके ऊपर, अन्यथा सभी दिशाओं में। प्रकाश भी प्रवाहशील होता है। पानी केवल नीचे की ओर चलता है और प्रकाश दसों दिशाओं में समान गति से चलता है। प्रकाश को भी तरल मानना चाहिए। प्रकाश जो है तरल तत्व, लेकिन जल से अति सूक्ष्म तरलतम प्रकाश तत्व है। तो ये जो प्रकाश के प्रवाह को वृत्ति बोलते हैं। हाँ? प्रकाश के प्रवाह को वृत्ति बोलते हैं। और अंतःकरण भी इसी प्रकार प्रकाश स्वरूप होने से इसको भी हम लोग अंतःकरण की वृत्ति बोलते हैं। जब अंतःकरण के अंदर आओगे तो फिर वृत्ति शब्द में ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो दूरगामी वृत्ति और चक्रमयी वृत्ति, दो वृत्ति होती है। देखो, दूरगामी वृत्ति, चक्रमयी वृत्ति। चक्रमयी वृत्ति का मतलब कोल्हू के बैल के समान एक निश्चित वृत्त के अंदर घूमता रहेगा। गति रहेगी लेकिन दूर तक नहीं पहुंचेगा, और दूरगामी निश्चित दिशा में चलेगा। हाँ, दूरगामी निश्चित दिशा में चलेगा। पानी में भी कई जगह देखते हो, बहती हुई नदी के अंदर ऐसी परिस्थिति बनती कि पानी गोल गोल उसी में घूमता रहता है। ऐसे गोल घूमने वाले पानी के चक्र में पानी की ताकत बढ़ जाती है। हाथी जैसा ताकतवर वस्तु को, प्राणी को भी लेकर के डूब जाता है। तो ये जो गोल गोल जो चक्र है, इसको भी वृत्ति बोलते हैं। और अंतःकरण के एक बाहर जाने वाली वृत्ति होती है, जो बाहर के वस्तु को प्रकाशित करता है। अंदर दीप चल रहा है और ये घड़े के अंदर छिद्र हैं, इसके अंदर से दीपक का प्रकाश निकल के घट देश में जा कर के घट को प्रकाशित करके घट के आकार में परिणत होकर फिर लौट के अंदर आके बुद्धि को बदलता है। इसका नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम है अंतःकरण की वृत्ति। हाँ, इसका नाम क्या है? अंतःकरण की वृत्ति। पहले ऐसी ऐसी चीज़ों को सही ढंग से लोग बताने में बहुत समय लगाते थे। अब तो ये सब धीरे धीरे बंद हो गया। किसी को फुर्सत भी नहीं है और किसी के दिमाग पहुंचता भी नहीं। तो ये जो विषयगामी जो अंतःकरण का प्रवाह है, ये बाह्य वृत्ति है। और एक बार जो अंदर संस्कार बनने के बाद उस संस्कार में अंदर ही अंदर घूमता रहता है। इसी को लेकर के कई लोग बोलते हैं कि हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमता रहता है। घूमने दो। मन यदि घूमता है तो घूमने दो ना, क्या अर्थ है? घूमने वाला मन कभी तुमसे ये बोलने के लिए आता है कि पेट्रोल भरवाने का पैसा दो? हाँ, कभी बोलता है? घूमता है तो घूमने दो। तुम अपना काम करो, मन घूमता रहेगा।
और कई लोग बोलते हैं कि मन स्थिर होना चाहिए। नहीं हो सकता है। यदि मन होगा तो कभी स्थिर नहीं होगा, चलता रहेगा। और मन निवृत्त हो सकता है लेकिन स्थिर नहीं हो सकता। विषय की उपलब्धि न होने पर मन अपने कारण बुद्धि में जाके लीन हो जाएगा। जब तक विषय रहेगा तब तक मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, सवाल है कि ये जो मन के चलने से लोग घबराते बिना मतलब में, बड़े हैरान होते हैं। मन एक जगह रहता नहीं, एक जगह रहता तो फिर तुम यहाँ तक आते नहीं। पहले मन चलता है, इसके बाद आदमी चलता है। हाँ, पहले कौन चलेगा? और मन के चलते रहने पर भी आदमी बिना चले अपने आप में स्थिर होकर रह सकता है। बहती हुई नदी के किनारे आदमी नदी के प्रवाह का दृष्टा बन करके देखता है ना, वैसे मन के प्रवाह को देखो। मन कितने कितने वस्तुओं को विषय कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। हम परेशान इसीलिए होते हैं कि मन वहाँ क्यों गया। जाने दो, मन गया, इसको देखो ना। छोटा बच्चा जो व्यवहार करता है, बाल लीला जिसको बोलते हैं, और उसने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, इससे तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन जो कुछ भी बच्चा व्यवहार करता है उसके हर व्यवहार तुमको अच्छा लगना चाहिए। उसका उठना, उसका बोलना, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तर्कशीलता, उसके विसंगत बातें, ये सब उसके बाल लीलाएं अच्छा लगना चाहिए। वैसे तुम्हारे अंदर का मन अंदर गतिशील हुए बिना रहेगा नहीं। गति समाप्त होने पर मन मन नहीं रहता, गति समाप्त होने पर मन अपने कारण में लीन हुआ मिलेगा। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविकता है। ये खाली सिद्धांत नहीं है, वास्तविकता है। सिद्धांत ये है कि खाली बताने के लिए, और होता ऐसा ही है। अच्छा, इस प्रकार जो आंतरिक अंदर ही अंदर मन की जो गति है उसको आंतरिक वृत्ति बोलते हैं, और बाहर विषय को प्रकाशित करने के लिए जाता है उसको बाह्य वृत्ति बोलते हैं। तो जैसे इस ढंग से मन गतिशील होता है, ठीक इसी प्रकार ये जो समय काल भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश के साथ निरंतर गतिशील होता है। ये जो गतिशील होने वाला जो समय है, इसी का नाम है काल वृत्ति। अब समझ में आया? हाँ, समय की गति। आजकल तो कुछ गिनने की ऐसी मशीनें बनी है, 1 सेकंड के 1000वां हिस्से को भी गिन के बता देते हैं। हाँ? और जहाँ तक हमारी दृष्टि न जाए उससे भी ज़्यादा तेज गति से समय चलता है। ये जैसे 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 समय चलता जाता है वैसे वैसे वस्तु का स्वरूप बदलता चला जाता है। इसको समझने के लिए कभी कभी पहाड़ी यात्रा करना चाहिए। विशाल नदी के किनारे पहाड़ की यात्रा करोगे, कई जगह ऐसा दिखता है। गंगोत्री के आसपास में 3 किलोमीटर पूरा 2 फुट चौड़ा पत्थर का चट्टान, इधर पत्थर है, इधर पत्थर, और पानी के लगातार चलते 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 लाखों वर्षों से कटते कटते 3 किलोमीटर नीचे तक जा चुका है। तुम चाहो तो यहाँ से छलांग लगा करके इस पार जा सकते हो, लेकिन कोशिश मत करना, बीच में गए तो फिर गए, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और वो जो पानी से कटे हुए पत्थर को देखोगे तो उसके अंदर ऐसे सूक्ष्म लेयर, ये जो मार्बल में नहीं दिखते हैं, ये पानी की कटने से बना हुआ लेयर, उस लेयर को लेकर के विचार करोगे तो एक एक लेयर जो बना, एक एक रेखाएं जो बनी, इसके लिए हजारों वर्ष लगे। कितने? बनने में भी इतने वर्ष लगे और पानी के कट करके बाहर दिखने में भी इतने वर्ष लगे। ये जो काल है बिल्कुल निष्क्रिय रहता हुआ देख करके भी इतना बड़ा काम करता है। देखते देखते आदमी बच्चे से कुमार बनता है, कुमार से युवा बनता है, युवा से प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ से वृद्ध बनता है,
और देखते देखते कहाँ से कहाँ कैसा बदलता है। ये बदलने वाला कौन है? इसका नाम है कालवृत्ति। ये क्या है? इसको पढ़ो। कालवृत्त्या तु मायायाम। कालवृत्ति माने काल की गति, वृत्ति माने काल की गति। काल की गति से माया के अंदर, और ये जो काल की गति को परमात्मा देखता है, देख तो हम भी सकते हैं, देखते देखते 70 साल के हो गए, हम भी देखते हैं, लेकिन जब आयु समाप्त होने पर हम पलट के देखने लग जाते हैं। और परमात्मा की दृष्टि काल की गति में निरंतर बनी रहती है, और रोक वो भी नहीं सकता है। माने परमात्मा भी काल की गति को कभी रोक नहीं सकता, ये निरंतर चलने वाली गति है, ये कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। और उस काल गति में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से, हाँ ये वाक्य बोलो तो, काल की गति में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से। यद्यपि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान हमेशा वृत्तिमय होता है, और परमात्मा की दृष्टि काल की गति में पड़ने से माया में काल की गति में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से होता क्या है? उस माया के अंदर एक बीज बपन बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं बीज बपन शब्द है। हाँ? बीज बपन सुना है कभी? हाँ, बीज बपन, बपन माने बोना। जैसे जमीन में अनाज के बीज को बो दिया जाता है जो अंकुरित होने के लिए, काल की गति, गतिशील काल के अंदर माया में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से वहाँ पर परमात्मा की एक बीज बपन होता है, बीज बोया जाता है। उस बीज के बोए जाने से क्या बनता है? पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यवान। ये परमात्मा की दृष्टि ही वीर्य है। ये क्या है? दृष्टि ही वीर्य। माया में काल की गति के ऊपर परमात्मा की दृष्टि पड़ने से माया के अंदर परमात्मा का वीर्य बपन हो गया। इस वीर्य बपन से क्या परिणाम निकला? अब जाकर के 27वें श्लोक में देखो, ततो अभवत। ये क्रम है। तथा माने उसके बाद। हाँ, सृष्टि प्रक्रिया अपने आप में बड़ा गंभीर है, हल्के से लेने की चीज़ नहीं है। बहुत सोच विचार करके, दिमाग के ऊपर वजन डाल करके विचार करोगे तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। ये मत सोचना कि हमको भी पूरा ज्ञान है, हम भी यहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अंदर की चीज़ है। हाँ, सबको होता नहीं, हल्के सामर्थ्य से होता नहीं, कम प्रयत्न करने से होता नहीं, और अनेकाग्र चित्त से तो इस प्रकार के ज्ञान कभी हो नहीं सकता। अनेकाग्र माने विषय बदलने वाले जो चित्त की वृत्ति है, एक यूँ यूँ करके चलता रहे, चंचल मनोवृत्ति के द्वारा इस चीज़ को जाना नहीं जा सकता। मन वृत्तिमय है, गतिमय है, लेकिन एक दिशा में यदि चलता है तो किसी भी चीज़ को आर पार करके छोड़ सकता है। लेकिन ये मन के वेग की शक्ति को ये जो क्या बोलते हैं इसको, बांटना, डिवाइड बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो दिशा परिवर्तित करना, हाँ, डाइवर्ट, चलते चलते यूँ करना, तो इससे मन के जो जानने की जो शक्ति है एकदम कम हो जाता है। हाँ, मन की जानने की शक्ति एकदम कम हो जाता है। इसीलिए इसी सिद्धांत को लेकर के आजकल लोग क्या करते हैं, ये जो कहाँ से मिसाइल चला है, किस गति से चल रहा है, और उसको बीच में किस ढंग से मोड़ दो, डिवाइड कर दो, घूम के फिर वहाँ आ जाएगा, लेकिन इतनी शक्ति उसकी कम हो जाएगी।
तो ये विषय बदलने वाला जो मन है ये भी वस्तु के विवेचन करने के सामर्थ्य को कम कर देता है। ये माया संसार में प्राणी को यदि घुमाती तो इसी रास्ते से घुमाती है। अनेक विषयों में जल्दी जल्दी मन की वृत्ति को बदल बदल करके जो हम अनेक विषयों का चिंतन करते हैं, उसके चलते एक भी विषय का सही सलामत ज्ञान हमको हो नहीं पाता है। हाँ, पता नहीं क्या सोचते रहे और कहाँ चले गए। अब शायद ये दोनों लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, उधर से प्रकाश आ रहा है ना। हाँ, इसको बंद कर दो। अच्छा, ततो कालवृत्त्याम तुम आया, और इसमें ये सूत्र है, इसको भूलना नहीं चाहिए, कंठस्थ रखना चाहिए। कालवृत्त्या तुम आयाम गुणमय्याम अधोक्षज पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यवान। हाँ, काल की गति में, गति से ऐसा बोला जाता है, तृतीया विभक्ति है ना, काल की गति से माया में। हाँ, और वो माया कैसी? गुणमयी माया। माया कैसी है? पत्थर में तुम लोहे से लकीर खींच सकते हो, पत्थर में लोहे के टुकड़े से क्या कर सकते हो? लकीर खींच सकते हो। और पानी के अंदर भी तुम लोहे के लकीर से या अंगुली से लकीर खींच सकते हो। पानी में खींची जाने वाली जो लकीर है उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता, यूँ करते ही लकीर बन जाता है। लेकिन पत्थर में पड़ने वाली जो लकीर है वो लकीर मिटती नहीं, और पानी में पड़ने वाली जो लकीर है यूँ गया बना और मिट गया। ऊपर के पानी का प्रवाह पहले वाली लकीर को मिटा देता है, नौका चलती जाती है और उसका रास्ता मिटता चला जाता है। पानी के अंदर कोई लकीर कभी टिकता नहीं है, समझ में आए? पानी के ऊपर कोई लकीर कभी टिकता नहीं। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती गुणमयी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती गुणमयी, जिसको बोलते हैं। सबसे पहले ये जो फ़ोटो खींचने का जो तरीका था, ये जो कैमरे के पीछे एक रील लगा होता था। हाँ, कैमरे के पीछे, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक ग्लास लगा रहता है। उस ग्लास के साथ में एक उसको, उस छिद्र को खोलने बंद करने का एक क्लिक लगा रहता है। यूँ दबा दो तो खुल जाएगा, खुलने के बाद खट से फिर बंद हो जाएगा। ज़्यादा देर खुला रहा तो वो रील पूरा साफ हो जाएगा। और यदि एक बार प्रकाश का प्रतिरोधक कोई वस्तु सामने पड़ा है, वो उसका चित्र अंदर अंकित हो जाएगा। ये रसायन की विशेषता है, अंदर चित्र अंकित होता है। और वैसे दुनिया कहाँ कहाँ घूमती रहती है, लेकिन सबका चित्र सब जगह बनता नहीं है। ठीक है? अच्छा, ठीक इसी प्रकार वस्तु गुणवान यदि होगा तो वहाँ परिणाम उन्मुख बीज वपन का परिणाम निकलेगा। वस्तु यदि गुणवान नहीं होगा तो वो बीज वपन व्यर्थ चला जाएगा। वस्तु यदि गुणवान होगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि सूरत में जाओ, वहाँ कपड़े की छपाई होती बहुत। हाँ, कपड़े का प्रिंट होता है सूरत में ज़्यादा। हाँ, पहले सूरत में अभी भी होता है, प्रिंट वहाँ होता है। अच्छा, वो देखते हैं कि कैसे कपड़े पर प्रिंट करना है। ये जो कॉटन के कपड़े के ऊपर प्रिंट करना है, या जो आजकल जो सिंथेटिक निकलते हैं उसमें, बोले कॉटन में जो प्रिंट करना ये सरल पड़ता है। कारण क्या है? ये रंग को फट से अपने आप में ले लेता है। लेकिन ये जो रेशम जैसा फिसलन वाला जो कपड़ा है, ये रंग को बहुत जल्दी अपने आप में लेता नहीं। इसलिए उसमें प्रिंट करने के लिए कई प्रकार के केमिकल, जो तेजाब जैसी चीज़ों को प्रयोग करना पड़ता। इसको काट करके अंदर रंग को तत्काल भरे तब जा कर के प्रिंट होता है। तो इससे ये मानना पड़ेगा ये कपास गुणमयी है। ये कैसा है? गुणमयी है। इसमें परमात्मा की दृष्टि को ग्रहण करने की क्षमता है। ग्रहण करने की क्षमता होने के चलते परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही उस माया के अंदर परमात्मा का एक
तेज बीज वपन के रूप में परिणत हुआ, और बीज वपन होने के बाद उसी माया शक्ति ने उस बीज को पालन पोषण करके बड़ा किया, तो क्या बना? वो बना सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले महत तत्व बना। क्या बना? अब पढ़ो, इसको पढ़ो। ततो अभवत महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानमात्मदेहस्थम विश्वम व्यंजन तमोनुद। गुणमयी माया में, हाँ, इसको वाक्य बनाना तो ऐसा बना सकते। वाक्य बनाने से बार बार उसका आवर्तन कर सकते हो। बार बार आवर्तन करने से बुद्धि तुमसे पूछेगी, जो तुम तो याद कर रहे हो, जो तुम बार बार कंठस्थ कर रहे हो, बोल रहे हो, इसका अर्थ क्या है? और तुम ये कहोगे कि नहीं, हम अर्थ नहीं जानते, हमको तो खाली इतने बताया गया कि इसको फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। इसी को पाठ आवर्तन बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? पाठ आवर्तन। और बुद्धि के अंदर एक क्षमता होती है, एक ही चीज़ को सही तरीके से परिष्कृत वाक्य बना करके उसको एक बार पढ़ोगे, समझ में नहीं आया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और लगातार पढ़ते 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 अंदर की बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि अंत में तुम अपने सामर्थ्य से इसको नहीं जान सके, बार बार आवर्तन करते करते वो अर्थ उसके अंदर से निकल आता है। लकड़ी को लकड़ी से संघर्ष करते 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 लकड़ी के अंदर छिपी हुई प्रसुप्त जो अग्नि है, ये चिंगारी के रूप में जैसे प्रकट होती है। एक ही चीज़ को सही वाक्य बना करके बार बार एकाग्र चित्त से बैठ करके बोलते रहोगे, तो एक ही चीज़ को उसी तरह से लगातार बोलते चले जाओगे। कहीं 1000 बार भी लग सकता है, कहीं 50 भी हो सकता है, कहीं 500 भी हो सकता है, कहीं 300 भी। लगातार देर चला तो वो अपने आप ही अंदर से बुद्धि अर्थ तुम्हें प्रदान करेगी। और यदि लापरवाही से तुमने किया तो वहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए वाक्य बना करके कई बार बोलने से वाक्य के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसको आंतरिक विद्या भी बोला जा सकता है क्या? हाँ, क्या बोलना चाहिए? विद्या 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। हाँ, कौन कौन सी होगी? विद्या होगी आंतरिक और विद्या होगी बाह्य। बाह्य विद्या में क्या आएगा? बाह्य विद्या में है नाचना, गाना, बजाना, बोलना, चलना, व्यापार करना, कमाना। ऐसे बिहार में जिन शब्द का प्रयोग होता है। जिन, बिहार में भोजपुरी भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कोई भोजपुरी जानने वाला नहीं होगा, कोई है क्या? हाँ, जिन शब्द का प्रयोग होता है बिहार में। हाँ, जिन शब्द निषेध अर्थ में प्रयोग करते हैं। मारो जिन माने मारो मत, पीटो जिन माने पीटो मत। न करो के अर्थ में क्या प्रयोग होता है? जिन। हाँ, और व्यापार जब करते हो, ये फिर मारो जिन बदल के कि मार्जिन बन जाता है। मार्जिन नहीं होता, उसका मतलब है बचत। जब नहीं मारोगे तो बचेगा, मारोगे तो खत्म हो जाएगा। इसी के ऊपर व्यापार चलता है। हाँ? माने नुकसान मत होने दो, हाँ, बचाओ, नुकसान मत होने दो, बचाओ। इसी को व्यवहार में ला करके मार्जिन, इसके लिए जो अनेक प्रकार के बुद्धि लगा के प्रयत्न करते हैं, व्यापार के द्वारा आदमी पैसा कमाता है। और इसमें भी बहुत कौशल चाहिए, बुद्धि चाहिए। हाँ, इकोनॉमी क्या क्या कर, अलग अलग विद्या दुनिया भर के ढेर है, इसके सिद्धांत की कोई सीमा नहीं, अनंत असीमित विद्या के प्रकार है। और ये जितनी भी विद्या, ये सब के सब बाह्य विद्याएं हैं। एक ऐसी है, हर बाह्य विद्या को अधिगत करने के लिए थोड़ी से आंतरिक विद्या की मदद की जरूरत पड़ती है। ये जो आंतरिक विद्या है, इसी को आजकल की भाषा में मनोविज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? मन संबंधी विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं।
हमारे 6 प्रकार के दर्शन के अंदर एक है योग दर्शन। हाँ, 6 प्रकार के दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन भी याद रखना चाहिए, सब लोग भूलते चले जा रहे। तुम लोग याद रख सकते हो 6 प्रकार के दर्शन। सबसे पहला दर्शन है गौतम ऋषि के न्याय दर्शन, दूसरा है कणाद ऋषि के वैशेषिक दर्शन, और तीसरा है कपिल के सांख्य दर्शन, चौथा है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन, पांचवा है जैमिनी ऋषि के मीमांसा दर्शन, छठा है व्यास जी के वेदांत दर्शन। मिला के कितने हो गए? न्याय वैशेषिक, इसकी जोड़े हैं सर, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और उत्तर पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी का और उत्तर मीमांसा व्यास जी का। इस प्रकार ये 6 दर्शन है, और 6 दर्शन में सादृश्य बड़े भाई छोटे भाई जैसा चलता है। न्याय छोटा भाई और वैशेषिक उससे बड़ा भाई, तात्विक दृष्टि से। ऐसे प्राचीनता की दृष्टि से देखो तो गौतम पुराने और कणाद बाद के, लेकिन तात्विक जो दार्शनिक विश्लेषण करने की क्षमता के हिसाब से यदि देखोगे, न्याय दर्शन प्राथमिक, उसके बाद दूसरा होगा वैशेषिक, और तीसरा होगा सांख्य, चौथा होगा योग। सांख्य पहला है, योग बाद का है। अपरवर्ती बोलते हैं योग, और बाद में आता है जैमिनी, उसके बाद आता है भगवान वेद व्यास जी का उत्तर मीमांसा दर्शन माने वेदांत दर्शन। ये जो 6 प्रकार के दर्शन के अंदर एक दर्शन ऐसा है कि ये 5 के 5 दर्शन को मदद करता है, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ? कलकत्ते में मिठाई की दुकानें बहुत है, बनाने वाले भी बहुत हैं, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, और मिठाइयों के प्रकार भिन्न 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 हो सकते हैं। बोलो, मिठाइयों के प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हर एक प्रकार के मिठाई के अंदर ये जो चीनी तो रहेगा ही रहेगा। चीनी की मदद सबको चाहिए, घी की मदद सबको चाहिए, और किसकी चाहिए? हाँ, किसकी मदद चाहिए? घी की और चीनी की मदद सबको चाहिए, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार हर प्रकार के विज्ञान के अंदर मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। हर विज्ञान की मदद करने वाला कौन है? और हर दर्शन को मदद करने वाला योग दर्शन। योग किसी का विरोधी नहीं है। न्याय पढ़ोगे वहाँ योग की आवश्यकता पड़ेगी, वैशेषिक पढ़ोगे वहाँ योग की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि सांख्य दर्शन पढ़ोगे वहाँ योग की ज़रूरत पड़ेगी। योग में तो योग चाहिए ही चाहिए, और पूर्व मीमांसा में जाओगे तो भी योग चाहिए, और उत्तर मीमांसा में जाओगे तो भी योग चाहिए। जैसे हर एक विषय को जानने के लिए मनोविज्ञान होना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार ये योग सबके हर प्रकार के दर्शन को मदद करने वाला योग दर्शन है। इसीलिए कई लोग, अच्छे विद्वान लोग विचार करके ऐसा बोलते हैं, योग दर्शन का अर्थ होता है अविरोधी दर्शन। योग में शास्त्रार्थ ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, योग में परमत खंडन स्वमत प्रस्थापन ज़्यादा नहीं होता है, नहीं होता है। तथ्य बता दिया जाता कि इसका ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा। वो बहुत ज़्यादा खंडन मंडन में योग नहीं जाता है। और जो खंडन मंडन की वृत्ति जिसके अंदर बैठी है, वो योग की व्याख्या करने में भी कई शास्त्रार्थ की चीज़ें निकाल के बाहर रख लेते हैं, विवाद बहस में पड़ जाते हैं। लेकिन योग का पक्ष बहस के लिए नहीं है, योग का पक्ष मन को स्थिर करके वस्तु विज्ञान के मदद के लिए योग है। योग शरीर के लिए भी ठीक है, योग मन के लिए भी ठीक है, इंद्रियों के लिए भी ठीक है, सबके लिए, विचार के लिए योग। और जैसे दर्शन में योग, और वैसे ही दर्शन में योग और विज्ञान में मनोविज्ञान, हर विज्ञान को
अध्ययन करने में मदद करने वाला होता है। आया समझ? अब देखो, विषय से दूर नहीं जाना। ततो अभवत महत्तत्वम, समय के प्रवाह से, बोलो, समय के प्रवाह से गुणमयी माया में परमात्मा की दृष्टि पड़ने से उस माया के अंदर एक महान तत्व बुद्धि उत्पन्न हुई। ये सृष्टि के सबसे पहली उपलब्धि यही है, महान उपलब्धि है। कौन? इसको इसी रूप में बोल सकते हो? हाँ, वो घंटी जो बजती है ना, एक बार बजा के बोलो तुम ऐसे बजते रहना, या तो ऊपर मोटर फिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो रुक जाता हो। वो घड़ी में जो पेंडुलम चलता ना ऐसा, एक टॉक टॉक टॉक, हाँ, पहले तो ऐसे ही चलता था। दीवार में जो घड़ी लटकाई जाती थी और उसमें चाबी सिस्टम होता था, गरारी पर गरारी पर गरारी पर, ऐसे 54-57 गरारी होती है। हाँ, माने जिज्ञासा इस ढंग से पूरी की जाती है। हमको किसी ने, मैं पुष्कर में था तो सन 70 की बात है, किसी ने वो जो टेबल घड़ी ला के दी, इसको देखो और तुम टाइम से आरती में आया करो। अपने इतने मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, तो वो घड़ी ये ऐसा करके इस जगह पर एक आटे को रखना और रात को इतने बजे खट से बज जाएगा, अलार्म बजेगा, तुम उठ करके नहा धो करके मंदिर में आना। मैं देखने लगा, तो हमने पीछे देखा, आगे देखा, ये टाइम से बजता तो है, सही है, क्या चीज़ है। फिर मन में आया तो बाज़ार से 1.5 रुपये का एक पेचकस खरीद के लाया छोटा, और पीछे से एक एक चीज़ को खोलना शुरू किया। तो जहाँ चाबी भरी जाती है ना, एक पत्ती को विपरीत दिशा में घुमा घुमा के ऐसा घुमाओ, फिर एक कांटा रुक जाएगा, फिर घुमाओ करके, जब वो जो उल्टे दिशा में प्रभाव डालता तो वो एक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को ऐसा करके वो घड़ी के सेकंड की गति बनाता है, वो लीवर तक पहुंचाता है वो। तो हमने एक को खोला, दूसरे को खोला, तीसरे को खोला, चौथे को खोला, तो एक इतने बड़े धामा के अंदर घड़ी के सारे पुर्जे इकट्ठे कर दिए। अब जोड़ने के लिए बैठ गए, तो खोलना सरल है लेकिन जोड़ना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? हाँ, खोलना सरल है, जोड़ना मुश्किल है। हाँ, खोल तो देंगे, तुम्हारे मस्तिष्क को भी हम खोल सकते हैं, चाकू से लेके चमड़ी अलग करके, हड्डी अलग कर, लेकिन हमसे कोई बाद में जोड़ो तो हमसे नहीं जोड़ा। फिर वो घड़ी साज के पास में गया, इसको दोबारा बना कर, वो हमको देखने लगा, बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इसको ठीक कर सकते हो? कर तो सकता हूँ, पहले बताओ तुम्हारा दिमाग ठीक है, खराब है क्या? हमने कहा पहले इसको ठीक करो, यदि मेरा दिमाग खराब होगा तो बाद में ठीक करना। ये तुमने खोला क्यों? ये नई घड़ी है। बोले यही जानने के लिए कि कैसे चलता है, एक दूसरे पर एक दूसरा दबाव डालता है, और कांटे पर ये बड़ा चक्कर, छोटा चक्कर। तो फिर उसने बैठाया, घड़ी साज बनोगे? बोले नहीं, हमको समझना है। तो बोले इसमें सबकी गिनती होती है, इसमें इतने दांत होते हैं, उससे छोटे में इतना होता है, उससे छोटे में इतना होता है, उसके छोटे में इतना होता है, ये इतने चक्कर मारने पर ये इतनी चक्कर हो, ऐसा मिला करके ये जो लीवर बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा घूमने वाला। और ये बड़े बड़े जो घड़ी के अंदर, वो भी उसी चाबी से चलता, पेंडुलम भी इधर जाएगा और इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाना उसका स्वभाव है, इधर आना उधर की चाबी के प्रभाव से आता है। तो ऐसे तो घंटी जो है ना, उसके पेंडुलम इस ढंग से चलता रहता है। लेकिन आदमी को एक वाक्य सिखा दो, उसके बाद बोलो कि इसको तुम दोबारा बोलो, तुम नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो? हाँ, गुणमयी माया में
काल की वृत्ति से परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर उस माया के अंदर से संसार का महत्वपूर्ण जो तत्व है, महत्तत्व बुद्धि बन करके प्रकट हो गया। ठीक है, अब दोबारा बजो तो देखें। हाँ, दोबारा बजो। इसीलिए लिखना चाहिए। हाँ, हरियाणा में कहते पढ़्या लिख्या बोलते हैं। पहले शब्द में चौपट कर देते, पढ़्या लिख्या आदमी। हाँ, पहले हरियाणा को लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, बुद्धिमान बहुत होते हैं, उनके शब्द उच्चारण सामर्थ्य विचित्र होता है। हाँ, इसीलिए कहते मजा ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के बुद्धिमान होते हैं, भाषा उनकी वैसी है, उसी को लोग अच्छा मानते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हरियाणा का पढ़्या लिख्या जाट 16 दूनी 8, आगे जाने की जगह पीछे खिसक के आता है। हाँ, क्या भागीरथ जी कितना हो, 16 दूनी कितना होना चाहिए? हाँ, आपका कितना होता है? हाँ, आपका होगा 32, उनका होगा 8। तो सल्टाने में वही कुशल होते हैं। 32 का फिर 64, आप तो उलझते चले जाओगे। वो तो 16 का 8, हाँ, डबल करके भी 8, और नीचे वो तो समेटता चला गया। इसीलिए वो ज़्यादा झंझट में नहीं रहते हैं। इसीलिए कभी कभी सम्मेलन होता है, मारवाड़ी और हरियाणवी दोनों के सम्मेलन पर बोले कौन अच्छा, मारवाड़ी अच्छा है कि हरियाणवी अच्छा है? तो हरियाणवी कहेगा कि ये जो मारवाड़ जो शब्द है ना, इसमें गांठ ही गांठ है। इसमें क्या है? ये जो म लिखते हो, ये एक गांठ हो गया, और वो सीधी लाइन में जा कर के जुड़ जाएगा, वो भी लगभग गांठ ही बन जाएगा। और वह लिखते हो गोल, हाँ, उसको एक लाइन के ऊपर। मारवाड़ी सीधा नहीं बोलेगा, किंतु परंतु लेकिन पता नहीं कहाँ का घुमा देगा, ये गोल गोल। हाँ, ये वह एक लंबी लाइन, बीच में थोड़ा सा विराम आया, फिर एक र ऐसा आ गया, यूं करके ऐसा करके ऐसा घूम गया, मार र, फिर वो आया, कितने घुमाव है। तो मारवाड़ी शब्द में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो सीधा हो, बड़ा टेढ़ा होता है। जटिल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे जटा आड़ी टेढ़ी होकर के एक दूसरे से उलझी हुई होती है, और मारवाड़ी शब्द में भी ऐसी जटिलताएं छिपी हुई है। लेकिन ये जो जटिलता, यही बल है। जटिलता क्या है? बल है। वो माने एक मारवाड़ी यदि फेल हो गया तो 100-200 आदमी फेल हो जाएंगे। सबका एक दूसरे का संबंध है, वो उससे उलझा, वो उससे उलझा, वो उससे उलझा, एक फेल हो गया तो कितने फेल हो जाते हैं। और इस ढंग से हरियाणवी ने कहा, बोले हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं है जी। अब मारवाड़ी ने शुरू किया। हाँ, अग्रवाल क्या बोलते हैं? इनका दिमाग तो और तेज होता। अग्रवाल, बालों के, लंबे बाल के अग्रभाग जितना सूक्ष्म होता है, वैसे अग्रवालों के दिमाग भी ऐसे होता है। बोले आपके हरियाणा में कौन सी सीधाई है? पहले हाँ देखो, ये वह तो कम से कम गोल तो है। ये तो गोलाई के अंदर से भी केचुए के समान एक लंबा पैर इधर फैला देता है। हाँ, और उसके बाद दूसरा भी ऐसे टेढ़ा है, और उसमें गांठ वाला र आ गया, और सीधी रेखा भी ऊपर से जाके मुड़ गई, हाथ में पकड़ने की डंडे की छड़ी के समान। और यह देखो तो पूछो मत। मारवाड़ी ने कहा यकार, जो यह होता है ना, यज्ञ वाला यह को अच्छी तरह से देखो, ऐसा लगेगा ये 85 साल का बुढ़ा है, दांत तो गिर गया लेकिन खाने की इच्छा इसके मन के अंदर है, इसीलिए बिना दांत का भी चबाता रहता। यह का आकार समझ में आया? यह कैसा है? ये ऐसा लटका हुआ मुंह जैसा। और हरिया और ना देखो
ये क्या है ना? हरियाणा। आप कौन से सीधे हो? मारवाड़ी को इतना जटिल बोलते हो, आप भी सीधे नहीं हो। ये इसको बहस बोलते हैं। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये क्या चीज़ है? ये विचार वैभव है। इसको क्या बोलते हैं? एक शब्द के अंदर से इतनी सारी चीज़ें लेकर के बुद्धि को घुमाने का एक तरीका, इसको विचार वैभव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जो आजकल बहस के नाम पर ये सारी चीज़ें होती नहीं है। क्या क्या बोलते जाते, चिल्लाते जाते, कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई माने वहाँ कोई जिसको आजकल लॉजिक बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती। बस जो जितना मूर्ख होगा उतनी ज़्यादा तेज चिल्लाएगा, वही बहस में अच्छा निकलेगा। हाँ, जो जितना मूर्ख होगा जोर से चिल्लाना चाहिए, एक ही बात को बोलते रहना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, दूसरों को बोलने नहीं देना चाहिए। ये कोई बहस नहीं है। बहस तर्क के साथ चलना चाहिए, युक्ति के साथ चलना चाहिए, और युक्ति से युक्ति को काटा जाता है। युक्ति के द्वारा ही उसके अंदर पड़े हुए रहस्य को निकाल करके विचार किया जाता है। ये विचार की सरणी है, लेकिन उस सरणी में कोई जाता मत जाने दो। वो सरणी तो सुखी है। हाँ, बंगाल में इस प्रकार के विचार के जो बीज शब्द के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए कहते ये कौन सी जगह? ये रविंद्र सरणी। हाँ, यहाँ पर हाँ, रविंद्र सरणी जगह का नाम है। हाँ, कहाँ है? कलकत्ते में नहीं, रविंद्र सरणी मेट्रो स्टेशन है। हाँ, बड़ा बाजार में रविंद्र सरणी। हाँ, रविंद्र तो रविंद्रनाथ जी हुए। हाँ, बंगाल के गुरु जी हैं। बंगाल के नहीं, सब लोग उनको गुरु रविंद्रनाथ बोलते हैं। और ऐसी चीज़ें खोज के निकालते थे जो उनके धर्म के मार्ग में न रहने वाला भी उसको अनुकरण कर लेता था। आज बंगाल में मस्जिदों के अंदर कभी कभी संगीत के जो प्रोग्राम चलते हैं, उसमें रविंद्र सरणी की संगीतें चलती हैं, जबकि वो हिंदू थे। उसके बाद भी उनके द्वारा रचित जो संगीत की पद्धति है आज सब जगह। और जिसने कर्नाटक संगीत सबसे कठिन है, रविंद्र जो संगीत है ये सबसे मधुर है। और नवीनता दोनों के अंदर रविंद्र सरणी में ज़्यादा नवीनता है कर्नाटक की अपेक्षा, क्योंकि कर्नाटक प्राचीन, कर्नाटक का मतलब और कुछ ये अब तो ये अर्थ शब्द ही खो चुका है। हाँ, अर्थ खो चुका है। अभी तो कहते कर्नाटक, बोलो फिर से बोलो, बहुत ढंग से नहीं बोल रहे हो। हाँ, ऐसे जल्दी बोल के अर्थ नहीं निकलता है। कर, थोड़ा रुक जाओ, 3 श्वास ले लो, पहले बोलो कर, और 3 श्वास लेकर के फिर बोलो नाटक। और उल्टा करो, हाँ नाटक कर, हाँ वो भी जल्दी पे। हाँ, अभी तुम्हारी हालत खराब है। हाँ? कर नाटक, नाटक कर, इतने ही लोग जानते हैं आजकल। कर्नाटक का मतलब नाटक करो। नाटक करना माने रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन दिखाना है। किसी के मरण के बाद शोक सभा में जाओगे, रोना तो पड़ेगा ना। नहीं आया तो कैसे रोए? बोले नहीं आया तो आंख मलना, नीचे करना, जीभ लगा देना। हाँ? रोया जैसे, दोनों हाथ से अंदर से हंस रहा है। हंसने की जो खिलखिलाहट है, आंख में जीभ से वो लगा दोगे तो सामने वाले को देखेगा फूट फूट के रो रहा है। हाँ? फूट फूट के रो रहा है कि हंस रहा है वो? हाँ? तो ये हंसते हुए रोने का जो नाटक करके दिखावे, इसको बोलते हैं कर्नाटक। लेकिन ये कर्नाटक शब्द का सही अर्थ ये नहीं है। जब कन्नड़ भाषा में जाकर के पूछोगे कर्नाटक शब्द का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे कर्नाटक शब्द का अर्थ है अति प्राचीन। कर्नाटक शब्द का अर्थ है अति प्राचीन। अति प्राचीन होने से
तुम्बुरु ऋषि, हाँ, तुम्बुरु ऋषि, ये अति प्राचीन है, स्वर्ग के ऋषि और संगीत विद्या के आचार्य हैं। और वहाँ से लेकर के जो संगीत, ताल, नृत्य, साहित्य इत्यादि चला, और उसके प्रवर्तक जो तुम्बुरु ऋषि से लेकर के नारद, तुम्बुरु, एक और भी है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं, तो वहाँ से लेकर के उस पद्धति में विकास करते 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 आज तक यहाँ तक जो पहुँचा, वो जो पद्धति है उसको कर्नाटक पद्धति बोलते हैं। और उस पद्धति का परित्याग किए बिना उसमें से सुगम रास्ता अपना करके उसमें माधुर्य लेकर के जो रविंद्रनाथ जी ने बनाया, उस प्रकार के जो पद्धति है ना, पद्धति को सरणी बोलते हैं। हाँ, पद्धति को क्या बोलते हैं? सरणी। तो बंगाल में सरणी शब्द का अर्थ होता है पद्धति। रविंद्रनाथ जी की पद्धति, उसका नाम है रविंद्र सरणी। और भले अर्थ भूल जाओ, लेकिन एक जगह का नाम रख दिया। ये क्या है? रविंद्र सरणी। ये जो कलकत्ते में आके सबसे पहली बार मेट्रो में हमने यात्रा की थी, तो रविंद्र सरणी आया, तो मुझे याद ये कैसा शब्द है। हाँ, रविंद्रनाथ जी की पद्धति। हाँ, इसी प्रकार विचार की भी अपनी अपनी पद्धति होती है। विचार की भी, विचार में शब्द मदद करता है। बोलो, विचार में शब्द मदद करता है, और व्यवस्थित शब्द और मदद करता है। और व्यवस्थित शब्द से बना हुआ पद, व्यवस्थित पदों से बना हुआ वाक्य, और यदि सही तरीके से सुपरिष्कृत बना करके दे रखा गया होगा, ऐसे वाक्य के बार बार आवर्तन करने से वो आवर्तन ही उस वाक्य के अंदर से अच्छा सा अर्थ निकाल करके तुम्हारे सामने रख सकता है। इसीलिए ये सारे शास्त्र उसी ढंग के वाक्य बने हैं। अब इसका अनुवाद करो और बार बार पढ़ो और इसके अंदर से अर्थ खोज के निकालो तो मालूम पड़ जाएगा। ततो अभवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानमात्मा देहस्थम विश्वम व्यंजन स्तमोनुदा। गुणमयी माया में, हाँ, गुणमयी माया में समय के प्रवाह से परमात्मा की दृष्टि पड़ने से उस गुणमयी माया के अंदर से महान तत्व प्रकट हो गया। उसी महान तत्व को महत्तत्व कहते हैं, और उसी महत्तत्व को सृष्टि के आदिकाल के समष्टि बुद्धि कहते हैं। हाँ? सृष्टि के आदिकाल के समष्टि माने समग्र, समष्टि माने व्यष्टि माने एक, समष्टि माने अनेक। बोलो, व्यष्टि माने एक और समष्टि माने अनेक। यह अनेक शब्द ऐसा का वैसा बंगला में प्रयोग करते हैं। ज़्यादा है कहने के लिए बंगाली लोगों अनेक वजन आचे, एक नहीं है, अनेक। न एक इति अनेक, जबकि शब्द एक है, उसमें नए समास को लगा करके क्या बना? बोले अनेक बन गया। आया समझ? अच्छा, ये जो एक से अतिरिक्त एक व्यक्ति जो होगा व्यष्टि है। व्यक्तियों का जो समुदाय है वो समष्टि है। हाँ? एक परिवार एक चूल्हे में भोजन बना करके जो खाते हैं, इसको व्यष्टि भोजन कहा जाता है। और अनेक परिवार एकत्र होकर के एक जगह भोजन बना करके फंक्शन क्या बोलते हैं? हाँ? सोमवार, हाँ? या तो प्रदोष, जो हम लोग इकट्ठे बैठ करके भोजन करते हैं, इसको बोलते समष्टि। हाँ? क्या बोलेंगे? समष्टि। सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके खाते हो, इसका नाम है समष्टि। और एक व्यक्ति एक कोने में बैठ करके अकेला खावे, कोने में दोने में ले लो, कोने में बैठ के खाओ। हाँ? दोने में क्या बोलते हैं? कोने में बैठ के मुंह छिपा करके दोने में लेके चुपचाप खाओ, ये व्यष्टि है। व्यष्टि माने छोटा, समष्टि माने बड़ा। व्यष्टि माने एकाकी, समष्टि माने
व्यापक, सबको मिलाने से। अच्छा, सृष्टि के आदिकाल में एक ही बुद्धि माया के अंदर प्रकट हुआ, ध्यान दो, सृष्टि के आदिकाल में, और वही बुद्धि आज सारे प्राणी मात्र की बुद्धि बनी हुई है। ज्ञान सामर्थ्य, ये ज्ञान सामर्थ्य साधारण चीज नहीं, काल के प्रवाह से माया, गुणमयी माया के अंदर परमात्मा की दिव्य दृष्टि से उत्पन्न होने वाला ये ज्ञानमय जो तत्व है उसका नाम है महत तत्व। ये महत तत्व की उत्पत्ति सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले परमात्मा ने अपने आप को देखा, बाद में उसने अपने को अकेले देखा, उसके बाद उसने माया को देखा। लंबे समय तक माया को देखते 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 माया के अंदर से, काल वृत्ति से उस परमात्मा की दृष्टि के परिणाम के रूप में महान तत्व बुद्धि बनकर के जो प्रकट हुआ, उसी का नाम है महत तत्व। और यही संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हर व्यक्ति को ज्ञानमय बनाया जा रहा है। इस प्रकार सृष्टि के आदिकाल में पहले बुद्धि तत्व की, हम लोग सृष्टि बोल के छुट्टी पा जाते हैं, इतना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, इसे पीछे पलट करके देखना पड़ता है। इसके लिए ये व्यास जी का सहारा लेना पड़ता। ततो अभवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानम आत्मदेहस्तम। और ये विज्ञान कैसा है? आत्मरूपी शरीर के अंदर प्रकट होने वाला एक विशेष प्रकार के परमात्मा की कृति है। ये आत्मदेहस्तम विश्वम व्यंजन स्तंभोनुद, इसका एक ही काम है, ये खाता क्या है? तमोगुण को खाता है, और जैसे जैसे तमोगुण को खाएगा वैसे वैसे प्रकाशित होने लगता। तमोगुण माने अज्ञान। ज्ञान क्या करता है? बोलो, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है। अज्ञान के नाश करने से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अज्ञान का विनाश करके, अज्ञान का विनाश करके और वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य के रूप में सृष्टि के आदिकाल का ये तत्व सबसे पहले उत्पन्न हुआ। विश्वम व्यंजन तमोनुद, ये 27वां श्लोक हो गया। चलो अब तुम लोगों के 6 भी बज गए, ज़्यादा हो गया, उधर काम है, इसीलिए इसको यहीं रखो। विज्ञान के बाद क्या होता है इसको फिर कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वो जो दीवार में प्रकाश